नमस्ते, मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पे। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट सीरीज़ में जो हम PYQs का सीरीज चला रहे हैं उसमें साइंस वाले सेक्शन में आज हमारा सेट 10 है। ठीक है, आज हम 10वां सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह पदार्थ जिसमें बड़ी मात्रा में धारा को प्रवाहित किया जाता है क्या कहलाता है? यानी कि धारा यानी कि करंट को जिसमें भी फ्लो आसानी से हो जाए उसी को क्या बोलते हैं? कंडक्टर। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट आसानी से हो जाए वो कहाँ पे होगा? कंडक्टर। और जहाँ पे फ्लो ना हो पाए उसी को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। यानी कि विद्युत रोधी है। जहाँ पे आसानी से हो जाए उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पतीय प्रवर्धन पादप क्या होते हैं? जो वनस्पतीय प्रवर्धन होते हैं ये एक तरीका होता है कि अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका होता है पौधों में। अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक वनस्पति से दूसरी वनस्पति अपने आप उग जाती है बिना ही मतलब कि लैंगिक प्रजनन के। तो ये क्या होता है कि ये आनुवांशिकी रूप से जेनेटिकली रूप से ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया कि जो वनस्पतिकीय प्रवर्धन पादप होते हैं ये आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। और ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं जब इनका अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, वह अक्रिय गैस जो हवा में नाइट्रोजन की जगह गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त की जाती है। देखिए, जब आदमी गहरे समुद्र में जाता है गोता लगाने के लिए उस समय वहाँ पे तो ऑक्सीजन है नहीं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएगा, लेकिन डायरेक्ट शुद्ध ऑक्सीजन यदि उसके नाक में जाएगी तो उसे समस्या हो जाएगी। तो उसमें हम शुद्ध, जैसे हम जब नॉर्मल सांस लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है और भी गैसें हैं। नाइट्रोजन मैक्सिमम है, यहाँ पे 78% ऑक्सीजन है, जबकि वो नाइट्रोजन 78% के अप्रॉक्स है, जबकि ऑक्सीजन मात्र लगभग ये 21% के ही आसपास है। तो यानी कि देखिए नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में, जबकि हमको ज़रूरत है किसकी? ऑक्सीजन की। हमको ऑक्सीजन शुद्ध रूप में लेने की आदत नहीं है ना, तो हम उसके लिए बने हैं। तो ऑक्सीजन में कुछ न कुछ मिला होना चाहिए तभी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। तो जब गोताखोर जाएंगे तो उनमें नाइट्रोजन की जगह क्या मिला दिया जाता है? हीलियम मिला दिया जाता है। हीलियम एक इनर्ट गैस है। ठीक है, तो क्या मिलाते हैं? हीलियम मिला देते हैं। किसी वस्तु का चिन्ह आँख के किस भाग पे बनता है? देखिए, जैसे ये हमारी आँख है, ठीक है, इसको जूम करिए, ये हमारी आँख है। ये आँख के सामने सामने लेंस लगा होता है, जहाँ से ये आँख में सामने एक ब्लैक डॉट दिखता है ना, यहीं इसी को क्या बोलते हैं? लेंस। यहीं से ही लाइट हमारे आँख के अंदर प्रवेश करती है। बाकी तो सफ़ेद भाग होता है आँख में, वहाँ से लाइट एंटर नहीं करती है, यहीं से लाइट एंटर करती है, यहीं पे लेंस लगा होता है। और ये लेंस का इमेज बनता है पीछे की ओर, आँख के पिछले हिस्से में। यहाँ पे क्या होता है कि बना होता है रेटिना। रेटिना मतलब एक पर्दा लगा होता है, यहीं पे इमेज बनता है। और यहीं से हमारे कुछ नसें होती हैं जो निकल कर के हमारे ब्रेन को जाती हैं, ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि यहाँ पे कौन सी वस्तु हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला इमेज कहाँ पे बन रहा है? रेटिना पे बन रहा है। इसका क्या ऑप्शन सही? ऑप्शन ए सही हो गया। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण हम टाइफाइड का पता लगाने के लिए करते हैं। किसका पता लगाने के लिए करते हैं? टाइफाइड लगाने के लिए, टाइफाइड का पता लगाने के लिए। ये एक टाइप का क्या है? ब्लड टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? ब्लड टेस्ट है। ठीक है, विडाल किसके लिए होता है? टाइफाइड को पता लगाने के लिए। सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिरका का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड। इसको बनाते कैसे हैं? हम पहले ले लेते हैं एथेनॉल। एथेनॉल यानी कि C2H5OH ले लिया। फिर इसमें हम डाल देते हैं क्या? एसिटोबैक्टीरिया। एसिटोबैक्टीरिया के प्रभाव में C2H5OH जो कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है CH3COOH में, ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3COOH में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कन्वर्ट हो रहा है, C2H5OH यानी कि एथेनॉल। और किसके द्वारा कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको बोलते हैं एसिटोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, एसिटोबैक्टीरिया। ठीक है। निम्न में से कौन से पदार्थ को विद्युत रोधन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। विद्युत रोधन का क्या मतलब है कि उस हमको ऐसे चीज का प्रयुक्त करना है जो इंसुलेटर हो, यानी कि विद्युत के प्रवाह रोक दे, एकदम पूरी तरह से रोक दे। तो हम इसमें से कांच का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें भी विद्युत का प्रवाह नहीं होता। हार्ड रबर होता है, इसमें विद्युत का प्रभाव नहीं होता। एबोनाइट में भी नहीं होता। लेकिन जो निकेल होता है इसमें विद्युत का प्रभाव यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है। तो यानी कि हम क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विद्युत रोधन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो एक कंडक्टर है, जबकि हमको ज़रूरत किसकी है, इंसुलेटर की। ठीक है, देखिए अब कह रहा है गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में जिसकी कि प्रत्येक की फोकल लेंथ क्या है, -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस किस प्रकार के हैं। देखिए जो एक अवतल पहले देखते हैं, एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये एक क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका सामने की ओर एफ है, फोकल लेंथ है, और अवतल लेंस ऐसे बनता है। ठीक है, इसका भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका जो एफ है मेन इधर होगा। तो ये दोनों के लिए ही जो एफ होता है यानी कि फोकल लेंथ ये निगेटिव होता है। और इसमें क्या क्वेश्चन में दिया है कि दोनों की जो फोकल लेंथ है यानी फोकस दूरी कितने सेंटीमीटर की है, -15 सेंटीमीटर। तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए, एक है अवतल लेंस, एक है अवतल दर्पण। ठीक है, अब यदि क्वेश्चन में होता कि दोनों की फोकस दूरी +15 सेंटीमीटर है तो वो क्या हो जाते, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण। तो ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे पॉजिटिव फोकल लेंथ की बात होगी तो वो क्या होंगे, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण होंगे। और लेकिन जब निगेटिव फोकल लेंथ की बात होगी तो क्या होंगे, वो दोनों क्या हो जाएंगे, अवतल लेंस और अवतल दर्पण। ठीक है, इस स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या नापते हैं, इस स्फिग्मोमैनोमीटर से हम नापते हैं ब्लड प्रेशर को नापते हैं। क्या नापते हैं, ब्लड प्रेशर को नापते हैं। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। एनिमोफिली में परागण से क्या होता है। देखिए जो एनिमोफिली होता है, एनिमोफिली देखो जहाँ पे भी बात ये एनिमो की आएगी, एनिमो का ये मतलब होता है, इसका जो मतलब रिलेशन है वो हवा से है। ठीक है, जैसे एनिमोमीटर, एनिमोफिली। तो यहाँ पे जब भी बात होगी एनिमोफिली तो यानी कि ये एक्चुअल में जो इसका डेफिनेशन होता है, जो ये हवा के द्वारा परागण होता है उसी को बोलते हैं एनिमोफिली। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस टर्म को याद रखिएगा, एनिमो। एनिमो आपको जहाँ भी देखने को मिला एनिंग, तो वो समझिए कि वो हवा से आपके रिलेशन है। ठीक है, तो ये आपको कुछ पता भी नहीं होगा तब भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके या ऑप्शन को छांट करके आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व गैमेक्सीन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में सामान्य है। देखिए गैमेक्सीन का जो फॉर्मूला होता है, गैमेक्सीन का फॉर्मूला होता है C6H6Cl6, C6H6 और Cl6 होता है। ठीक है, DDT का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C14H9 और Cl15 होता है। ठीक है, Cl क्या होता है, 15 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का तो आप सबको पता है कि होता है क्या फॉर्मूला, CaOCl2। ठीक है, तो यदि आप देखिए इन दोनों में एक ही चीज़ ऐसा है जो कॉमन है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है। बाकी इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, लेकिन इसमें कैल्शियम है। इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें तो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या, तीनों में एक चीज़ जो कॉमन है वो है क्लोरीन। तो क्या ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या भिन्नता है। देखिए जो एसी जनरेटर होते हैं
उसमें एक स्लिपरी रिंग लगा होता है। क्या लगा होता है? स्लिपरी रिंग। क्या स्लिपरी रिंग लगा होता है। और जो डीसी जनरेटर में क्या होता है? कम्यूटेटर लगा होता है। यहाँ पे कंप्यूटर काट के कर लीजिएगा, कम्यूटेटर, ये वाला वर्ड, कम्यूटेटर लगा होता है। ठीक है। स्लिपरी रिंग का क्या काम होता है कि वो हर अपना हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद इलेक्ट्रिक करंट के जो डायरेक्शन होता है उसको चेंज कर देता है। लेकिन डीसी करंट में ऐसा नहीं होता, डीसी जनरेटर में। तो वहाँ पे क्या यूज होता है? कम्यूटेटर यूज होता है। और यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज करना है तो इसलिए यहाँ पे लगा होता है क्या? स्लिप रिंग लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? स्लिप रिंग। इसलिए क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका क्या फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? कई बार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया। CaSO4.12H2O होता है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे? हेमीहाइड्रेट, क्योंकि यहाँ पे हाफ H2 है तो इसको क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। यानी कि क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन के किस अग्रणी शोध और नियमन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ठीक है। देखिए, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो उनका आज तक का सबसे फेमस है, जो हम सबको पता है, वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। नोबेल प्राइज़ जो मिला था वो मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी बताने के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है। इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है। जबकि जो सबसे ज़्यादा फेमस है हमारे बीच में उनकी थ्योरी, वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला बनाता है? देखिए, जो ऑप्शन बी है, घास है, घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगी। ठीक है। कौन खाएगा? बकरी खाएगी। और बकरी को कौन खाएगा? इंसान, ह्यूमन खा जाएगा। ठीक है। तो ये एक प्रॉपर फूड चेन बन रहा है। ये उस पर डिपेंडेंट है, वो उस पर डिपेंडेंट है। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है। एक लोहे के तलने वाले बर्तन में जंग लगने को रोकने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? ठीक है। देखिए, आयरन वेसल है, यानी कि एक बर्तन है, लोहे का बर्तन है। ठीक है। उसको जंग लगने से बचाना है तो उस पर हम ग्रीस लगा सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, उस पर पेंट लगा सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, या फिर टेफ्लॉन की परत लगा देते हैं। देखिए, जो आजकल ये नॉन स्टिकी वो आते हैं, पैन आते हैं, उसमें टेफ्लॉन की ही परत लगी होती है। इससे कुछ भी चीज़ उस पर चिपकता नहीं है। ठीक है। तो उस पर क्या परत होती है? जो नॉन स्टिकी बर्तन आते हैं उस पर टेफ्लॉन की ही परत होती है। लेकिन जो ऑप्शन डी है, ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है कि मरकरी का परत आप लगा दें तो वो जंग से बच जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। निम्न में से कौन एक जंतु हार्मोन है? जंतु हार्मोन यानी कि जीव, यानी जंतुओं में पाया जाने वाला हार्मोन क्या है? एड्रेनलिन है। आप कमेंट करके बताएंगे एड्रेनलिन हमारे शरीर के कौन से भाग से निकलता है और इसका काम क्या होता है? एड्रेनलिन हमारे शरीर के कौन से भाग से स्रावित होता है और इसका काम क्या होता है? बाकी जो तीन ऑप्शन है, ये है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। ये तीनों ही किस में पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं। ये हमने इनको पिछली भी क्लास में इसको किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा के उत्पादन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा के जनरेट करने के लिए किसका यूज करेंगे हम? जेनरेटर। किसका यूज करेंगे? जेनरेटर। ठीक है। ये आमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आमीटर का प्रयोग इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए किया जाता है। और मोटर का क्या काम होता है? मोटर का काम होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको किस में करना? कन्वर्ट करना, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन से समूह में गैर जैव अपघट्य वस्तुएं हैं? ठीक है। इसमें से जो ABCD है, चारों ऑप्शन में सारी वस्तुएं बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जैव द्वारा अपघटनीय है।
लेकिन सिर्फ बी ऑप्शन में एक जो पॉइंट दिया है प्लास्टिक, यही जैव अपघट्य वस्तु है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन जो इसमें घास और लकड़ी दे दिया है ये तो जैव अपघटनीय वस्तु हैं, तो यानी कि बी ऑप्शन भी सही नहीं है, यानी कि जो ओवरऑल क्वेश्चन है, ओवरऑल क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही गलत आया था उस साल, ठीक है। क्यों गलत आया था समझ में आया आपको, ठीक है। भारत में घरेलू बिजली आपूर्ति वोल्टेज क्या होता है? जो हमारे घरों में बिजली आती है वो कितने वोल्ट की आती है? जो हमारे घरों में बिजली आती है वो आती है 220 वोल्ट की आती है। कितने वोल्ट की आती है? 220 वोल्ट की आती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता? लेंस का क्या काम होता है? अपवर्तन, यानी कि लाइट आएगी और इससे टकराने के बाद पार चली जाएगी, ठीक है। यानी कि ये जो लेंस होना चाहिए ऐसे पदार्थ का बना होना चाहिए जो पारदर्शी हो, यानी कि लाइट आर पार जा सके। वाटर के भी आर पार चली जाती है लाइट, ग्लास के भी आर पार चली जाती है, और कुछ ऐसे प्लास्टिक आते हैं कि उनसे भी लाइट आर पार चली जाती है, लेकिन चिकनी मिट्टी के आर पार लाइट नहीं जा सकती। तो इसलिए क्या ऑप्शन सही हो गया इसका? ऑप्शन डी, कि चिकनी मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते हैं। एक अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतीत होता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए, अवतल दर्पण से कुल 6 कंडीशन में इमेज बनती हैं। कितने कंडीशन में बनती हैं? 6 इमेज में। लेकिन यदि ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस एफ है और इसका रेडियस आर मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। यदि हम फोकस और इसके प्रिंसिपल एक्सिस को जो बीच में यदि कोई वस्तु रख दें तो ये जो इसका इमेज बनेगा ये इसके दर्पण के पीछे बनेगा, इससे बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, और जब भी इमेज सीधा बनता है तो ये मानिए कि वो आभासी प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? वर्चुअल इमेज होगा। कौन सा इमेज होगा? वर्चुअल इमेज होगा। कौन सा? वर्चुअल। जब भी उल्टा इमेज बनेगा तो वो क्या होता है? वास्तविक इमेज बनता है, लेकिन जो सीधा इमेज बनता है वो आभासी बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। दर्पण ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे, यानी कि मुख्य फोकस क्या है? एफ यहाँ पे है, ठीक है, एफ यहाँ पे है, और ये यहाँ पे क्या है? दर्पण का ध्रुव यहाँ पर, पोल यहाँ पर है। दोनों के बीच में जब हमने वस्तु को रखा तो इमेज कहाँ बनी? इस दर्पण के पीछे बनी, सीधी बनी और बड़ी बनी, ठीक है। इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कौन सा ऑप्शन कर रहा है? ऑप्शन डी सही कर रहा है, ठीक है। यदि मुख्य और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख देंगे तो इमेज बनेगी आर और इनफाइनाइट के बीच में। यदि वक्रता केंद्र पर ही रख देंगे तो इमेज वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और यदि वक्रता केंद्र के आगे रख देंगे तो बनेगा मुख्य फोकस, और ये वक्रता केंद्र के आगे रख देंगे तो ये बनेगा मुख्य फोकस और आर के बीच में बनेगा। तो सिर्फ ऑप्शन डी है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक जवान व्यक्ति जिसकी सामान्य दृष्टि है उस दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? वो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। आहार नली का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? ये क्वेश्चन हर सेट में आता है यार। ये आहार नली का सबसे बड़ा भाग क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत, ठीक है। इसका क्या ऑप्शन सही हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमलगम शब्द का इस्तेमाल मिश्र धातु के एक धातु के साथ किसके बनता है? ठीक है, देखिए, जो अमलगम कौन बनाता है? दुनिया में एक ही धातु ऐसा है जो अमलगम बनाता है, वो है पारा। क्या बनाता है? पारा, यानी कि मरकरी, ठीक है। इस सेट में हमने कितने क्वेश्चन किए? 25 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन उस साल गलत आ गया था, कौन वाला? अभी हमने देखा था ये वाला, ठीक है। आहार श्रृंखला वाला तो सही था। कौन सा? हाँ, ये वाला, गैर जैव अपघटनीय वस्तु को छांटना था, ठीक है। ऑप्शन में एक भी ऑप्शन वो क्लियरली सही ही नहीं था, सिर्फ बी ऑप्शन थोड़ा सा सही था, लेकिन उसमें जो 2 ऑप्शन और घास और लकड़ी वाला दे दिया है वो भी उसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। तो 25 में से 24 क्वेश्चन करने लायक थे, तो यानी कि 24 ये क्वेश्चन अब आप इस कंडीशन में आ जाने चाहिए कि
आपके 24 में से लगभग आपके 19 या 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। यदि आपके 24 में से 20 क्वेश्चन पार होने लग गए हैं आप, तो मतलब कि अब साइंस की तैयारी आपकी एकदम परफेक्ट हो गई है, ठीक है। यदि नहीं हो गई है तो आप मेहनत करिए, ठीक है। चीज़ों को समझिए, कंसेप्ट को समझिए, उन टॉपिक को समझिए जो बार इन सेट में रिपीट हो रहे हैं, उन पे अच्छे से ध्यान दीजिए, तो आपके क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं, थैंक यू।